ये पहली बार था जब विराज का सामना एक ऐसे दुश्मन से हो रहा था जिसके बारे में विराज को कोई खबर ही नहीं थी। विराज जानता ही नहीं था कि उसका मुकाबला किससे हो रहा है। क्या कोई अंदर का ही आदमी है या फिर कोई बाहर वाला। लेकिन उस समय मुंबई शहर में विराज से ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं था। तो ऐसे में विराज के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी और विराज अनसीन आर्मी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आप लोगों को याद होगा कि विराज और उसकी पूरी पलटन कुछ दिनों तक राणेजा बिल्डिंग में ही ठहरी थी, क्योंकि जिंदल परिवार की स्पेशल फोर्स को आने में थोड़ा समय लगा था। लेकिन उनके आने के बाद भी विराज के लिए प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई थी। विराज ने सबसे ज्यादा बॉडीगार्ड्स शालिनी को दिए थे, लेकिन उनके होते हुए भी स्कूल जाते समय शालिनी पर हमला किया गया। हालांकि उस हमले में शालिनी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नताशा के लिए यह हमला करवाना इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उस लड़के ने पूरी तरह से नताशा का साथ दिया। उन आईटी चिप्स की वजह से नताशा को विराज और उसकी पलटन की पल पल की खबर रहती थी। हालांकि जिंदल परिवार की स्पेशल फोर्स के सामने नताशा की फोर्स कुछ भी नहीं थी और उसके बाद वो और हमला नहीं कर सकती थी। इसीलिए नताशा ने अपने जिंदल परिवार के कुछ बूढ़े लोगों की मदद ली और एक नए प्लान के साथ बाहर आई। नताशा जिंदल को जिंदल परिवार के कुछ बूढ़े लोगों का भी खुला समर्थन था, जिन्होंने विराज को 3 साल में 10 गुना ज्यादा पैसा कमाने की मांग रखी थी। विराज धीरे धीरे बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ रहा था और इससे नताशा की बेचैनी भी बढ़ रही थी। इसीलिए नताशा ने अगला निशाना विराज की मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी पर लगाया, जहां अननेचुरल तरीके से एक लड़की की मौत हुई और उसका सारा इल्जाम विराज की मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी पर लगा। इस मैटर ने भी विराज की नींद हराम कर दी थी, क्योंकि विराज की रेप्यूटेशन थोड़ी खराब हो गई थी। न्यू रजिस्ट्रेशंस बंद हो गए थे और वो पुराने वाले आ नहीं रहे थे। इसीलिए मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी पूरी तरह से घाटे में जा रही थी और इससे नताशा बहुत खुश थी। लेकिन एक बार फिर से विराज इस मुश्किल से बाहर निकला। मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी पर लगा वो इल्जाम गलत साबित हुआ और नताशा का ये प्लान भी फेल साबित हुआ। एक बार को तो ऐसा लगा जैसे नताशा ने एक तरफ से विराज पर काबू पा लिया है, लेकिन जब अगले ही पल विराज की फिर से जीत हुई तो नताशा के लिए ये हजम करना बहुत ही मुश्किल था। इतना सब कुछ देखने के बाद नताशा विराज की मेंटल एबिलिटी और उसकी बैक स्ट्रेंथ को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। इसीलिए नताशा ने एक और खेल रचा और उसमें भी वो पूरी तरह से कामयाब रही। हैदर नाम तो सुना ही होगा, मुंबई शहर का पर्सन इंचार्ज और जिंदल परिवार का खास आदमी मोहम्मद हैदर रिजवी, जिसके विराज के साथ काफी गहरे रिश्ते थे। भले ही हैदर की बेटी के साथ विराज की कई बार तू मैं हुई और एक बार तो सारी हदें भी पार हो गई, लेकिन उसके बाद भी विराज और हैदर के रिश्तों में कभी कोई दरार नहीं आई थी। जब से जिंदल परिवार ने विराज को रोजवुड यूनिवर्सिटी में ढूंढा, तभी से विराज और हैदर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और उसके बाद तो विराज और हैदर के रिश्ते निखरते चले गए थे। विराज के हर मसले में हैदर का कंट्रीब्यूशन होता था। इतना तो तय था कि अगर हैदर नहीं होता तो विराज नताशा की किसी भी चाल में कामयाब नहीं हो पाता। इसीलिए नताशा की हर चाल से बचने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हैदर को जाता है और यही वजह थी कि हैदर नताशा की आंखों में कांटा बन गया था। जब हैदर ने कॉल करके विराज को यह बताया कि मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी वाले कांड के पीछे जिंदल परिवार का ही हाथ है और वो अनसीन आर्मी भी जिंदल परिवार से ही है, तो नताशा को अपना प्लान पूरी तरह से बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। हैदर की वजह से नताशा के सारे प्लान फेल हो रहे थे और अगर हैदर जिंदा रहा तो शायद नताशा विराज को कभी नहीं हरा पाएगी। यही सोचते हुए नताशा ने हैदर का मर्डर करवा दिया और विराज को इस बारे में भनक तक नहीं लगी, क्योंकि मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी वाले कांड के बाद बहुत समय तक विराज को हैदर की जरूरत नहीं पड़ी और जब पड़ी तब हैदर का फोन बंद था। लेकिन विराज ने यह थोड़ी सोचा था कि जिस इंसान को वो कॉल कर रहा है
वो तो 1 साल पहले ही निकल चुका है। उसके बाद विराज का हैदर से कभी काम ही नहीं पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन विराज को तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि हैदर अब इस दुनिया में नहीं रहा है। इन सालों में विराज और शोभराज जिंदल के बीच भी बातों का सिलसिला बहुत कम हुआ था। यही वजह थी कि विराज को कभी हैदर के बारे में पता ही नहीं चल पाया। उस समय नए साल के दौरान विराज की पूरी पलटन ने एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन की सेल्स को बढ़ाने के लिए एक मीटिंग की थी। सभी से सजेशंस पूछे गए और सभी ने अपने अपने सजेशंस भी दिए। शुरुआत में सनी के सजेशंस पर सभी को ऑब्जेक्शन था, लेकिन सनी ने गलत क्या कहा था? अगर सेल्स बढ़ानी है तो डिस्काउंट तो देना ही होगा, जिससे से ज्यादा लोग आए और खरीदारी करें। लेकिन किसी ने भी सनी के सजेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि सभी को अपने प्रॉफिट की पड़ी थी। लेकिन बिजनेस को सही मायने में पहचानने वाला सिर्फ और सिर्फ विराज था। विराज ने सनी का खुलकर सपोर्ट किया और सनी के सजेशन के मुताबिक एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के हर आइटम पर 60% का डिस्काउंट तय किया गया। कोई भी खुश नहीं था, लेकिन ये फैसला विराज का था और उसके सामने भला कोई कुछ कैसे बोल सकता था। नए साल के दिन यकीन मानिए, एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी भीड़ तो विराज ने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखी होगी, जितनी भीड़ उसने अकेले उस दिन देखी। क्या गजब खरीदारी हुई। हालांकि विराज की पलटन को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं हुआ। सनी का ये आइडिया सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन की तरफ अट्रैक्ट करने का था, जिससे ज्यादा पब्लिक आए और एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से उनका एक गहरा ब्रांड बने, जो आगे फ्यूचर में विराज की पलटन को बुलंदियों पर ले जाएगा। और वाकई में सनी का ये प्लान कारगर साबित हुआ। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मुंबई शहर में छा गया था। नए साल के बाद एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन ने कभी डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन पब्लिक के ब्रांड ने ऐसा असर किया कि छोटे बड़े सारे सुपरमार्केट एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के सामने फेल हो गए थे। 1 साल के अंदर अंदर एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से विराज को 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिलने लगा था और विराज ने इस सब का क्रेडिट सनी को दिया था। उस समय विराज और उसकी पलटन के खूब सारे बिजनेस मार्केट में चल रहे थे। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन, मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी, विजॉन पेप्सी कोला कंपनी और जल्दी विराज का 5 स्टार होटल भी फंक्शनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार था। बस कुछ फॉर्मेलिटीज एफएनबी और बार लाइसेंस की वजह से थोड़ी देर हो रही थी, लेकिन वो भी जल्दी मार्केट में आने वाला था। विराज और उसकी पलटन अपने बिजनेस से खुश थी और ऐसा लग रहा था कि अगले साल जब विराज को उसकी असेट और लिक्विडिटी पूछी जाएगी तो वो 10 गुना क्रॉस कर चुकी होगी। लेकिन उसके बाद भी विराज बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ना चाहता था। उसके पैर यहाँ रुकने वाले नहीं थे। जानवी, क्या हुआ? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, तुम इस तरह से मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? बिजनेस में जबरदस्त फायदा होने के बाद भी जानवी का मूड सही नहीं लग रहा था और तुरंत ही विराज ने उससे सवाल कर डाला था। पता नहीं विराज, लेकिन अचानक से उस अनसीन आर्मी का आना और अचानक से गायब हो जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक अजीब सा डर सता रहा है। जानवी ने अपने दिल की बात विराज के सामने रख दी। उफ जानवी, उस बात को इतने महीने हो गए हैं और तुम अब तक लेकर बैठी हो। अब सब कुछ नॉर्मल है। हैदर ने सब कुछ संभाल लिया है। तुम्हें उस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये देखो कि हमें इन बिजनेस को और आगे कैसे लेकर जाना है और नए नए बिजनेस के बारे में सोचो। अपन को मुंबई का बिजनेस किंग बनने का है क्या? जिस हैदर के बारे में विराज जानवी के सामने जिक्र कर रहा था, वो हैदर भाई साहब तो कब के अल्लाह को प्यारे हो गए थे। हालांकि अनसीन आर्मी ने पूरी तरह से अपने सारे अटैक रोक दिए थे, लेकिन विराज को ऐसा लग रहा था कि ये सब हैदर और उसके पिता शोभराज जिंदल की वजह से हो रहा है। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अनसीन आर्मी यानी नताशा जिंदल के दिमाग में कुछ और ही खेल चल रहा था। नताशा ने विराज की स्ट्रेंथ यानी हैदर को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया था और इसी के साथ नताशा अब विराज को फिजिकली या मेंटली नहीं बल्कि फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रही थी और वो अपने सारे प्लान उस लड़के को बता रही थी और साथ ही साथ विराज के बिजनेस को भी बुलंदियों पर पहुंचाने के पूरे सपोर्ट में नजर आ रही थी।
शायद मौका मिलते ही नताशा एक बड़ा धमाका करने की फिराक में थी। समय का पहिया चलता गया और देखते ही देखते 2 महीने और निकल गए। अभी भी विराज के पास 10 महीने का समय था और विराज को पूरा यकीन था कि वो 10 गुना क्या 20 गुना ज्यादा कमाई के साथ जिंदल परिवार की उत्तराधिकारी वाली सीट पर राज करेगा। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो विराज को जिंदल परिवार की उत्तराधिकारी सीट की कोई भूख नहीं थी। उसे तो बस मुंबई शहर का बिजनेस टाइकून बनना था। विराज ने जिंदल परिवार की उस शर्त को सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था जिससे वो शालिनी को एक अच्छा जीवन दे सके और जानवी को शर्त के पैंतरे से बचा सके। विराज उत्तराधिकारी बने या ना बने उससे उसे कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ विराज की कजिन नताशा जिंदल विराज के बारे में कुछ और ही सोच रखती थी और उसकी सोच की वजह से ही विराज उसका दुश्मन बन गया था और वो हाथ धोकर विराज के पीछे पड़ी थी। वीकली मीटिंग के दौरान सनी ने विराज के सामने एक और बिजनेस प्रपोजल रखा, द हिल्टन्स कॉफी हाउस। इंडिया में लोग भले ही खाना एक बार खाएंगे लेकिन चाय और कॉफी उन्हें दिन में 4 से 5 बार चाहिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। सभी लोगों को सनी का ये आइडिया पसंद तो आया था, लेकिन इसी के साथ साथ कई सारे डाउट्स भी थे जो सभी के मन में आ रहे थे। एक एक करके सभी ने सवाल पूछना शुरू किया। सनी भाई, लेकिन शर्त को पूरी करने का समय नजदीक आ रहा है, बस 10 महीने ही हैं। क्या इन 10 महीनों में हम इस बिजनेस को सेट कर पाएंगे? विराज की पलटन में से एक लड़के ने सवाल किया। हम इस बिजनेस को शर्त से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्या शर्त पूरी होने के बाद हम बिजनेस नहीं करने वाले हैं? करेंगे ना, तो फिर इस बिजनेस को आगे फ्यूचर के नजरिए से देखा जाए, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। सनी के जवाब को विराज बहुत ही बारीकी से सुन रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि सनी का गणित उस बिजनेस के बारे में क्या कहना चाहता है। ठीक है सनी, लेकिन हम इस कॉफी हाउस की शुरुआत कैसे करेंगे? तुम कितने आउटलेट्स का प्लान बनाकर आए हो? वैसे तो प्रखर को भी सनी का ये प्रपोजल बहुत पसंद आया था, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि आउटलेट्स के बारे में सनी ने कितना स्टडी किया है। हम बांद्रा से शुरुआत कर सकते हैं और साउथ बॉम्बे वो एरिया है जहां हमारा बिजनेस तूफान पकड़ सकता है। शुरुआत में हम 10 आउटलेट्स डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि 10 से 20 होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही सनी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, 10 आउटलेट्स यानी हमें 10 जगह स्पेस लेना होगा। मुंबई शहर में जगह लेना आसान नहीं है सनी, और ऊपर से बांद्रा और साउथ बॉम्बे। मुझे तो लगता है कि ये अननेसेसरी खर्चा है। अभी जो बिजनेस चल रहा है हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ 10 महीने की ही तो बात है, उसके बाद हम इस बिजनेस के बारे में सोचेंगे। वैसे जानवी ने बात पते की थी। वैसे ही जानवी को काफी समय से अजीब सा लग रहा था और ऊपर से सनी एक खर्चीला बिजनेस प्रपोजल लेकर आ गया था। जरूरी तो नहीं है कि हम 10 जगह स्पेस खरीदेंगे, हम उस स्पेस को किराए पर भी तो ले सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हमें छोटे कैफेज को निशाना बनाना चाहिए और उन्हें हमारे साथ शामिल कर देना चाहिए। उनकी जगह हमें मिल जाएगी और हमारा ब्रांड उन्हें मिल जाएगा। वो भी खुश और हम भी खुश। इससे कैपिटल भी कम लगेगा और मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा। मैं सनी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर हम ऐसा करेंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा। ऊपर से हमें प्राइम लोकेशन पर बना बनाया स्पेस भी मिलेगा, जिससे ज्यादा पब्लिसिटी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ब्रांड नया है तो थोड़े पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे, लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। मैं इससे पहले कि प्रखर अपनी पूरी बात कह पाता, अचानक से उसका फोन बजा और जैसे ही उसका ध्यान अपने फोन पर गया, वैसे ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। एक्सक्यूज मी बोलते हुए तुरंत ही प्रखर मीटिंग रूम से बाहर चला गया था। सनी को प्रखर की तरफ से सपोर्ट मिल गया था, लेकिन जानवी अभी भी पूरी तरह से कन्विंस्ड नजर नहीं आ रही थी। सब कुछ अच्छा है, मुझे भी ये बिजनेस प्रपोजल कमाल का लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें मिशन के इतना करीब आ जाने के बाद कोई रिस्क लेना चाहिए। 10 महीने बाद जब हम उस मिशन में कामयाब हो जाएंगे तो ऐसे कई सारे और बिजनेस के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए। एक नए बिजनेस को शुरुआत करने को लेकर जानवी का मन घबरा रहा था और जानवी ने अपनी बात सीधे और सरल अंदाज में सभी के सामने रख दी थी।
मीटिंग रूम में कई सारे लोग मौजूद थे। कुछ सनी के सपोर्ट में थे, जो बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते थे, तो कुछ जानवी की तरह रिस्क नहीं लेना चाहते थे। करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जानवी की कंपनी इस लेवल पर पहुंची थी, और जानवी किसी भी हाल में अपनी कंपनी को नीचे जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। हालांकि जानवी की कंपनी को ऊपर उठाने में विराज की पूरी पलटन का हाथ था, लेकिन चूंकि यहाँ मामला विराज और जिंदल खानदान के बीच का था, जिंदल खानदान के उत्तराधिकारी की कुर्सी का था, और शर्त पूरी ना होने पर जानवी के कंगाल होने से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जानवी खुलकर अपना पक्ष सामने रख रही थी। इसी के साथ अब सबकी आंखें पूरी तरह से विराज के ऊपर जाकर टिक गई थी, क्योंकि डिसीजन लेने वाले के मुंह से अभी तक एक शब्द भी बाहर नहीं आया था। शुरुआत में जब धनंजय काका ने विराज को नया नया इस बिजनेस के खेल में शामिल किया और मुंबई शहर में जिंदल परिवार का जितना भी बिजनेस था, वो सब जब विराज के कंधों पर डाला, तब विराज को बिजनेस की एबीसीडी भी नहीं आती थी। लेकिन उस समय विराज का साथ देने के लिए उसका कुबेर का सिस्टम था, जिसने विराज को स्मॉल बिजनेस फंक्शनिंग में रातों रात बादशाह बना दिया था। एक पतला दुबला लड़का संगम बार में शबनम से जा उलझा था। इसी के साथ विराज ने गढ़वाल खानदान और सिंघल खानदान को नाको चने चब्बा दिए और मुंबई शहर की 10 स्मॉल कंपनीज को जिंदल ग्रुप में शामिल कर लिया था। उस समय विराज का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई भी विराज जिंदल से उलझना नहीं चाहता था। देखते ही देखते ये कचरे वाला बिजनेस की दुनिया का तारा बन गया था, और इससे जिंदल परिवार के अंदर घुसने के रास्ते भी विराज के लिए पूरी तरह से खुल गए थे। लेकिन अभी तो सिर्फ विराज के लिए एक रास्ता खुला था। जिंदल परिवार के कुछ बुड्ढों ने विराज को इतनी आसानी से अंदर आने का मौका नहीं दिया था। उन्होंने विराज के सामने अपनी काबिलियत को साबित करने की शर्त रखी, और इसी के साथ विराज को 3 साल में जानवी के बिजनेस को 10 गुना ज्यादा बढ़ाना था। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि ये मामला कितने बिलियंस तक जाने वाला था। हालांकि वो बात अलग है कि विराज को जिंदल खानदान के उत्तराधिकारी और उनके पैसों से कोई प्यार या मतलब नहीं था। लेकिन जब विराज ने अपने बीते हुए अतीत के बारे में सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि ना जाने उसने रोटी खाने के लिए कितने स्ट्रगल किए, ना जाने उसे रोज कमाने के लिए कितना भटकना पड़ता था। उसकी बहन शालिनी का वो कभी अच्छी जगह इलाज नहीं करवा पाया, जिस वजह से उसे हार्ट की बीमारी हुई, और अब जानवी की लाइफ भी उसके सर पर आ गई थी। इतना ही नहीं, विराज को ये भी एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में एक भी पल सुकून का नहीं देखा था। उसकी पूरी जिंदगी लोगों की हसरतें पूरी करने में ही निकल गई थी। लेकिन उसके बाद जब विराज की मुलाकात जिंदल परिवार के पैसों से हुई, तो विराज की तो बल्ले बल्ले हो गई थी। पैसों का तांडव देखकर विराज के रंग भी धीरे धीरे बदलने लगे थे। उस समय विराज को एहसास हुआ कि पैसों की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है, और पैसों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन विराज के मन में तब भी जिंदल परिवार के उत्तराधिकारी बनने का कोई जोश नहीं था। जोगराज जिंदल के मरने के बाद विराज शोभराज जिंदल की जिम्मेदारी था। विराज के चेहरे के तीखे तेवर शोभराज जिंदल बहुत पहले ही पड़ चुके थे, और उन्होंने विराज और नताशा के बीच में कभी भेदभाव नहीं किया था। लेकिन गलती नताशा की भी नहीं थी। उसे कभी ये पता ही नहीं था कि विराज नाम का उसका एक भाई भी है। जब बात शमशेर जिंदल के उत्तराधिकारी की आई, तब अचानक से विराज का नाम बाहर आया, और इसी के साथ विराज नताशा की आंखों में कांटा बन गया था। और अब नताशा क्या कर रही है, ये तो आप सभी देख ही रहे हैं। हालांकि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि नताशा करने क्या वाली है। इसका एक्साइटमेंट तो आगे तक जाने वाला है जनाब। खैर, अब शोभराज जिंदल चाहते हैं कि जिंदल परिवार का अगला उत्तराधिकारी विराज ही बने, तो वो अपनी सारी जायदाद विराज को दे सकते थे। विराज को कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शोभराज जिंदल ऐसा नहीं चाहते थे। विराज की आंखों की चमक और उसके माथे के तेज की तीव्रता को वो बहुत पहले ही भांप चुके थे। शोभराज जिंदल खुद चाहते थे
कि विराज बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमाए, और यही वजह थी कि उन्होंने विराज का एडमिशन बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस में करवाया। वो अलग बात है कि विराज को कहां पढ़ना है वो उसी ने डिसाइड किया था, लेकिन विराज अपने पिता का मन अच्छे से समझ गया था। बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस के पहले सेमेस्टर को पूरा करने के बाद से ही विराज के अंदर बिजनेस की समझ आने लगी थी। अच्छी बात यह भी थी कि उसके पास कुछ ऐसे दोस्त थे जो पूरी तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व थे, और उनसे सीखने में भी विराज को काफी मदद मिली। धीरे धीरे बिजनेस का सारा ज्ञान विराज के दिमाग में आ गया, और दूसरे सेमेस्टर के बाद से तो विराज बिजनेस की दुनिया को हिलाने निकल पड़ा था। विराज का बिजनेस कैरेक्टर पूरी तरह से बदल चुका था, और अब विराज का दिमाग बिजनेस के मामले में चाचा चौधरी से भी तेज भागता था। विराज की इक्वेशन कभी भी गलत साबित नहीं होती थी। बिजनेस की सारे गणित को समझकर ही विराज अपना फैसला लेता था, और यही वजह थी कि अभी तक विराज के मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं आया था, क्योंकि वो अपने दिमाग में द हिल्टन्स कॉफी हाउस की सारी रणनीति बना रहा था। देख रहा था कि ये इक्का चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि ये समय सिर्फ विराज के लिए ही नहीं बल्कि उसकी पूरी पलटन के लिए संभलने वाला समय था। विराज, विराज, कुछ बोलोगे भी या बस ऐसे ही खड़े रहोगे? जब लंबे समय तक विराज के मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकला, तो तुरंत ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए विराज को बोलने के लिए कहा। जानवी की बात सुनने के बाद भी विराज के एक्सप्रेशंस में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला था। शांत अंदाज के साथ अपने चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान लिए विराज के कदम सीधा सनी की तरफ बढ़े और अपने हाथ को सनी के कंधे पर रखते हुए कहा, क्या बात है हीरो, कौन सी चक्की का आटा खा रहा है? बिजनेस की दुनिया में क्या अकेले ही धमाल मचाने का इरादा है? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सनी के चेहरे पर एक गजब की मुस्कान आ गई थी। विराज के इस अंदाज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे विराज सनी के इस बिजनेस प्रपोजल से खुश था, लेकिन ये जानवी और कंपनी के कुछ लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग था। विराज, व्हाट आर यू टॉकिंग? लाइक, आर यू सीरियस? विराज की हरकत देखकर जानवी पूरी तरह से स्टन रह गई थी, और तुरंत ही जानवी ने अपना रिएक्शन सामने रख दिया था, क्योंकि उसे भी लगने लगा कि विराज पूरी तरह से सनी के सपोर्ट में है। काम डाउन जानवी, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ये बस एक बिजनेस प्रपोजल ही है। अगर तुम उसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव में देखोगी तो तुम्हें भी पता चलेगा कि वाकई में ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। मैं मानता हूं कि ये समय एक नए बिजनेस पर ध्यान देने का नहीं है, लेकिन अब हम सेटल्ड हैं और आगे बढ़ने के बारे में हमें और भी कई सारे रास्ते देखने होंगे। क्या हमें इस कंपनी को नहीं बढ़ाना है? क्या हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी को मुंबई का बच्चा बच्चा जाने? क्या हम नहीं चाहते कि बड़े बड़े आईआईटी और आईआईएम वाले हमारे यहाँ काम करें? अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करेंगे? होटल के शुरू होने में अभी भी बहुत समय लगेगा, और शुरुआती तौर पर हम उससे प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और उस शर्त के मुकाबले में काफी ज्यादा आगे हैं, लेकिन हमें इस लेगेसी को ऐसे ही मेंटेन करना होगा। हमेशा ध्यान रहे कि डर कर कभी भी बिजनेस नहीं किया जा सकता है। जब तक नुकसान नहीं देखोगे तब तक फायदे की कीमत कभी समझ नहीं आएगी। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों ने विराज की साइड लेना शुरू कर दिया था। सभी को इतना तो पता था कि अगर विराज ऐसा बोल रहा है तो मतलब रिस्क उठाया जा सकता था। विराज की बात सुनकर अब जानवी भी कुछ बोलने जैसी हालत में नहीं थी। अपने डर को मन में ही दबाते हुए बस जानवी यही दुआ कर रही थी कि आने वाले समय में कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। जी नहीं, जानवी को सनी या फिर उसके बिजनेस प्रपोजल से कोई तकलीफ नहीं थी। उसे तो ये तकलीफ थी कि उसकी पूरी पलटन अब बेखौफ हो गई थी और खुलकर डिसीजंस लिए जा रहे थे जो आने वाले समय के लिए काफी रिस्की हो सकते थे। जानवी तो बस उस रिस्क के लिए सभी को चेता रही थी, लेकिन विराज अपने बिजनेस के ज्ञान और बिजनेस टाइकून की राह पर कुछ इस तरह निकल गया था कि अब वो रिस्क के बारे में सोच भी नहीं रहा था। विराज की स्टडी के मुताबिक
अगर वो सनी के बिजनेस प्रपोजल पर इन्वेस्ट करते भी हैं और उन्हें भारी से भारी नुकसान भी हो जाता है, तो भी उनके असेट पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदल परिवार के सामने वो शर्त आसानी से जीत सकते थे, और अगर सनी का ये बिजनेस चल गया तो फिर तो उनके और भी ज्यादा बल्ले बल्ले होने वाले थे। और इस समय विराज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच रख रहा था, इसीलिए उसने बुरे समय के बारे में तो बिल्कुल सोचा भी नहीं था और सोचने की जरूरत भी नहीं थी। इसी बीच प्रखर भी मीटिंग रूम में वापस आ गया था और विराज के लिए नए बिजनेस प्रपोजल पर डिटेल्ड ब्रीफ देते हुए कहा, गाइस वी विल वर्क ऑन सनीज बिजनेस प्रपोजल, लेकिन अभी के लिए हम 10 आउटलेट्स नहीं खोल रहे हैं। हम सिर्फ 5 आउटलेट्स के साथ मार्केट में उतरेंगे और उन प्लेसेस को कवर अप करेंगे जहां भीड़ सबसे ज्यादा होती है। हम शुरू करेंगे मुंबई एयरपोर्ट से, क्योंकि वहां पर भीड़ भी होती है और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी आते हैं। उसके बाद फोर्ट, क्योंकि सीएसटी रेलवे स्टेशन वहां से कवर हो जाएगा। फिर बैंड्रा, वहां पर लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। जुहू बीच मुंबई का सबसे पॉपुलर स्पॉट है। और लास्ट में अंधेरी, क्योंकि वहां पर कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने वाले लोग रहते हैं। हालांकि हमें ये नहीं पता है कि हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैं चाहूंगा कि हम अपने स्टोर खड़े करें। जगह मिलती है तो उसे खरीदो, वरना रेंट पर लो। ये अच्छा आइडिया है कि हम छोटे कैफे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे लोकेशन कॉस्ट थोड़ी बच सकती है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो उस कैफे की क्या वैल्यू है, उसका असर सीधा हमारे ब्रांड पर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ब्रांडिंग, प्रमोशंस और मार्केटिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर 1 से 2 महीने के अंदर अंदर हम द हिल्टन्स कॉफी हाउस की शुरुआत कर देते हैं, तो आने वाले 10 महीनों में हमें उसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। उसके बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम द हिल्टन्स कॉफी हाउस के और आउटलेट्स के बारे में सोचेंगे, और अगर प्रॉफिट या नुकसान दोनों में से कुछ नहीं हुआ और लागत निकलती है तो कुछ महीने और कंटिन्यू करके देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस से जल्दी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी के मन में जोश भर गया था। क्या विराज द हिल्टन्स कॉफी हाउस खोलकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा था? लेकिन द हिल्टन्स कॉफी हाउस से नताशा अपना मकसद कैसे पूरा कर सकती थी? एक कॉफी आउटलेट से भला नताशा विराज को कैसे हरा सकती थी? क्या नताशा की कुछ और ही रणनीति थी? क्या विराज को कुछ अजीब होने का अंदेशा हो गया था और वो प्रिटेंड कर रहा था, या फिर वो धीरे धीरे नताशा की गिरफ्त में कैद होता जा रहा था? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।